बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम फैसला आया है ताहयात नाअहली से मुतल्लिक। और जो मियां नवाज शरीफ के सर पर तलवार थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नाअहली की, वो आज दूर हो गई है, वो आज हट गई है। और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक अब ये कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ जो है बगैर किसी रुकावट के इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब के सर पर तलवार थी, वो भी ख़त्म हो गई और वो भी जो है अब अहल हो गए हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से। ये बड़ा अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी क्यों नाराज़ है नून लीग से, उसका झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से की तरफ क्यों है, और क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद तो नहीं करने जा रही, या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिल के जो है वो कोई एंटी नून लीग जो है वो कोई कैंपेन तो नहीं शुरू करने जा रहे। फिर आज लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मसला था तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस पर भी आज बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। गो 15 जनवरी तक ये केस मुलतवी कर दिया गया, लेकिन रिमार्क्स बड़े अहम हैं, केस बड़ा अहम था। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसफ करमानी साहब, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब और नियाजुल्लाह न्याजी साहब तहरीक इंसाफ से, उनसे भी उनकी राय लेंगे और पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी और नून लीग की सियासत जो है वो कहाँ खड़ी है। करमानी साहब, शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। आज तो एक बड़ा अहम फैसला आया है जो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है। गो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो है ये तय था कि नाअहली 5 साल की होगी, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ के सर पर जो है वो एक तलवार थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला, कोई वर्डिक्ट जो है वो आना ज़रूरी है। तो कुर्बानी साहब बताइएगा सर कि इसके बाद जो है नून लीग कहाँ खड़ी है और आपकी इलेक्शन कैंपेन में इसका क्या असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। देखिए, गुजारिश ये है कि नून लीग, पहले दिन से हम लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर एक तवील एक तज़ीक अमेज रवैये से गुजारा गया। झूठे केसेस उनके खिलाफ बनाए गए और उन तमाम झूठे केसेस की आहिस्ता आहिस्ता कलई खुलती गई कि ये सारे एक बेबुनियाद इंतकामी बुनियाद पर नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा थे। और फिर उनको बेटे से तनख्वाह न लेने के सिलसिले में नाअहल करार दिया गया और वो कहा गया जी ये ताहयात नाअहली है। ठीक है। उसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि इस पे ऑलरेडी पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट आया और उसमें ये तय किया गया, मंजूर किया गया कि जी ये 5 साल होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जौन सा है वो उसको अपहोल्ड किया है और मैं समझता हूँ कि ये एक और नवाज शरीफ की बेगुनाही की तरफ एक कदम है और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है और अदालतों ने भी ऐन आइन और कानून की रोशनी में मेरिट पर ही फैसला किया। जी कमानी साहब, कभी तो नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट आती है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, कभी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। तो नवाज शरीफ ने के रास्ते में जो भी रुकावट आई उन्होंने दूर की और वो दूर हो गई। तो अब जो है जो सूरत नज़र आ रही है, तो इलेक्शन 2024 जो है वो उसको कैसे देख रहे हैं कि नून लीग पीपल पार्टी भी पंजाब में आ रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो दावा है कि हम पंजाब में काफ़ी सीटें लेंगे और मुस्लिम लीग नून को डेंट डालेंगे। तो तैयारी क्या है मुस्लिम लीग नून की, प्लान क्या है कि जो 2024 का इलेक्शन है वो विन कर पाए। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बहुत बड़ी जमात है, जाहिर है पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने माजी में भी आप देख लीजिए नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा भरपूर वोट बैंक जो है वो मौजूद है। और बहुत बुरे भी हालात जब आए, मुशर्रफ दौर देख लें, उसके बाद ये पिछला जो पीटीआई का दौरे हुकूमत है उसमें भी देखें कि पार्टी को तोड़ने की, वोट बैंक को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो कुव्वतें नाकाम रहीं। आज नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वापसी से उनका जो मैं समझता हूँ वोट बैंक है, उनका वोटर है जौन सा, उसको एक नया हौसला मिला है, एक नई उम्मीद मिली है। तो आप देखिए ना कि 18 के करीब 19 के करीब पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग हुई है, एक एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार हैं
और बहुत जल्द ही हमारा मंशूर भी गालबन इस हफ्ते के आखिर में या नेक्स्ट हफ्ते में मंशूर भी आ जाएगा, टिकटों का फाइनल ऐलान भी कर दिया जाएगा और उसके बाद मुस्लिम लीग नून एक भरपूर मुहिम शुरू करेगी, इंतखाबी मुहिम। हम हर तरह से तैयार हैं। जहां तक आपने बिलावल साहब की बात कही है, मैं चूंकि वो पाकिस्तान के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब बड़ा भाई है, तो मैं बिलावल साहब को वेलकम करता हूँ। वो आए हुए हैं लाहौर में और उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है और हम उनको वेलकम करते हैं, चूँकि हर एक जमात का हक है कि वो तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं, बिलावल साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, तमाम लोग, और हर का हक है कि वो पाकिस्तान से जिस भी शहर से चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई वेलकम मिस्टर बिलावल भुट्टो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पीपल पार्टी की जो कैंपेन है वो शायद एंटी नून लीग बयानियां जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो इतना जो है वो उनकी झुकाव है उनका कि शायद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वो तोड़ सकें या वोट ले सकें, लेकिन जो बयानिया नजर आ रहा है वो एंटी नून लीग, एंटी नवाज शरीफ ही है। देखिए, ये सियासत जब होती है ना, और जब खुसूसन इलेक्शंस होते हैं, तो जो बड़ा फरीक होता है जी उसको टारगेट जाहिर है उसी को आप टारगेट करते हैं। और जाहिर है नून लीग एक बहुत बड़ी जमात है और पंजाब में खुसूसन उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो बिलावल साहब जाहिर है उनके पास और किसको वो टारगेट करेंगे, मुझे बताइए। वो जाहिर है नून लीग को ही टारगेट करेंगे, चूंकि उनका जो मुकाबला है जो समझते हैं कि वो नून लीग से है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी पंजाब में और लाहौर में पीपल्स पार्टी को बहुत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके बावजूद मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मैं बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को भी वेलकम करता हूं। उनका भी हक है इलेक्शन लड़े वो, लेकिन फैसला जो है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को होगा कि अवाम किसको वोट डालते हैं। और अवाम जो इस दफा मुझे नजर आ रहा है वो पार्टियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालेंगे। और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी माजी की, बेशक आप उसमें शहबाज शरीफ के अदवार ले लें, जितना अरसा वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब, फिर नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार ले लें, और फिर शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म जो अदवार है, उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान में अगर तरक्की और खुशहाली हुई है तो वो इन अदवार में हुई है। और पंजाब में अस्पतालों का जाल बिछाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और पूरे बल्कि मुल्क में ये किया गया। कराची में देखिए आप, वहां ग्रीन लाइन नवाज शरीफ ने शुरू की, सी पैक नवाज शरीफ लाया, और दीगर सहूलतें हमने हर सूबे को दी नवाज शरीफ ने। सर को खतरा तो महसूस नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी से? नहीं, खतरा कोई नहीं। देखें, पीपल्स पार्टी एक जमाने में, चूंकि भुट्टो साहब लाड़काना का भुट्टो लाहौर से जीता 1970 में, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी जौन सी थी वो अपना उसके जो रूट्स थे वो पंजाब से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। और उसमें मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जब नवाज शरीफ साहब ने जब आकर मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया और उसको एक अवामी जमात बनाया, तो उसके बाद फिर आप देखिए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास चंद ही सीटें रह जाती थी। पिछली दफ़ा भी आप देखिए 2018 में उनकी गालबन पंजाब असेंबली में 8 या 10 सीटें थी। तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। इलेक्शन जो से हैं वो आज़ादाना, मुनसिफाना, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कि जिस पर ना यहाँ किसी को, सियासी जमातों को, और ना ही किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को उस पर उंगली उठाने की इजाजत हो या उंगली उठा सके। वो बिल्कुल क्लियर इलेक्शन होने चाहिए। जिस जमात को भी कौम अवाम वोट देती है, मुस्लिम लीग नून को देती है, उनकी मेहरबानी, किसी और जमात को देती है, बिलावल साहब को देती है, फाइन, हमें कोई इतराज नहीं। हमारा सिर्फ मतम नजर ये है कि पाकिस्तान में अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन पर है और निगरान हुकूमत पर है। मैं ये ठीक है। कमानी साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आज भी इस केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो है वो ये केस था। तो आप समझते हैं कि वाकई ही उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है,
या एक बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आप कह लें? और तहरीक इंसाफ के मुतालिक आपका क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है इलेक्शन में? देखिए, तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि ये एक बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है जिसके वो बड़े माहिर हैं। अब देखिए कि आज ही की खबर है कि पीटीआई के 76% यानी 76% उनके लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा उन्हीं के मंजूर हुए हैं। तो उसके बाद कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड वो डिमांड करते हैं? असल में तो देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग देखें बहुत तंग आए हुए हैं। मैं बड़ी साफ बात आपसे करूंगा, पीपल आर फेड अप, लोग तंग हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 75 सालों से महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी जौन से उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। अमीर अमीर तर हुआ है इस मुल्क में, गरीब गरीब तर हुआ है। और अब ये वो वाला पाकिस्तान 80s वाला 90s वाला नहीं है। लोग बड़ी छान फटक करके इस दफा वोट डालेंगे और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालेंगे। तो पीटीआई चूंकि उसकी कारकर्दगी तो रही कोई नहीं 3.5 पौने 4 साल में, और उनका हमेशा वतीरा ये रहा है कि वो फिर इस किस्म की डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, तवज्जो जौन सी हटाने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे कागजात छीने में 2-3 जगह कोई वाकया अगर ऐसा हुआ भी, उसके बाद कुछ पता नहीं कि उसका क्या नतीजा निकला, कोई उसकी रिपोर्ट हुई दर्ज, कोई एफआईआर हुई, कोई एक्शन, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक। सही है। तो दूसरी बात यह है कि उनके अक्सर जो लोग हैं, जो मेन उनकी लीडरशिप थी, वो या मफरूर है या रूपोश है या जेलों में है। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कहाँ खड़े हैं। उन्हें तो खुद नहीं पता वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो सानेहा 9 मई उन्होंने किया है उसके बाद उनके पैर उनके उखड़ चुके हैं, पांव उखड़ चुके हैं। और लेकिन जो प्रोपेगेंडा है उसके वो मास्टर है, जाहिर है वो करते हैं। बिल्कुल सर, प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं, फैसला हो जाएगा। प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं सर। करमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो किस तरफ जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि मुल्क की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है, इलेक्शन करीब हैं, लेकिन रुकावटें जो हैं वो भी साथ साथ सामने आ रही हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत थी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक, तो हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए। नियाज़ी साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा कि आपके 76% जो नामजदगी थे वो तो दुरुस्त करा पाए, मंजूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम आरओज का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। एक देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमने पटिशन लगाई थी, वो पटिशन आपको याद है कि हमने बाकायदा कोर्ट के अंदर ये चीज़ बताई थी कि हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। मुख्तलिफ वीडियो थी, उसमें शौकत बथरा साहब की वीडियो थी, उसमें उमैर नियाजी के वालिद साहब की थी, और मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास सोशल मीडिया पे जो लोगों की एप्लीकेशंस आई, लोगों से पेपर छीने गए, पेपर फाड़ दिए गए मौका पे। और हमने सुप्रीम कोर्ट को बार बार यही रिक्वेस्ट हमारी थी कि हमारे लोगों के साथ उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम रिक्वेस्ट करते थे वो नहीं हो रही। और जो पेपर रिजेक्ट हुई, एक्सेप्टेंस तो हाई कोर्ट ने की ना, जो हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे कि हमारे जो पेपर रिजेक्ट किए गए हैं उसको देखें आरओ को कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इस्तेमाल किया है, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जाके मिस डिक्लेयर करके लोगों के पेपर रिजेक्ट किया। जज साहब ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने कौन सी पावर इस्तेमाल कर दी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बन गए हैं, कि आपको क्या डायरेक्शन थी कि आपने ऐसे पेपर रिजेक्ट कर दिया, और आपका एक ऑर्डर 3-3 हल्कों में एक ऑर्डर है, ठीक है। तो आपने जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल सामने है। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, आज भी हमारी तरफ से यही आर्गूमेंट्स हुआ कि हमारे पास सोशल मीडिया पे और हमारे ईसीपी की जितनी कंप्लेंट्स गई हैं उनको रिड्रेस नहीं किया गया हमारे ग्रीवियंस को। और अगली बात ये थी, सुप्रीम कोर्ट से हमने बार बार कहा
कि हमें 8 फरवरी के इलेक्शन पर बात हमने नहीं की थी। हम ये चाहते हैं कि अब प्री पोल रिगिंग जो रिजेक्शन पेपर है सामने आ गई है, कि कम से कम ये जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं, इनसे इलेक्शन ना कराए जाएं, क्योंकि ये इलेक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट सामने है, रिजल्ट ये अभी रिजेक्शन में भी सामने आ गया है। न्याय साहब, आप पुराने सियासी वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं और सीनियर वकील भी हैं। मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है? गौहर अली खान साहब आपके लीडर हैं, मरवत साहब जो है वो पैगाम देते हैं कि मैं अभी मिल के आ रहा हूँ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, उन्होंने ये कहा है कि अदम एतमाद कर दिया जाए। कभी काजी साहब जो है वो इंसाफ लाया फोरम के सामने आते हैं कि हमें टिकटें नहीं दी जा रही, और कभी जो है वो कोई और सामने आता है, खोसा साहब जो है वो सामने आते हैं। तो लीड कौन कर रहा है तहरीक इंसाफ को? क्या जो बानी चेयरमैन है वो वहाँ से पैगाम रसानी कर रहे हैं और पैगाम के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई गौहर अली खान की पॉलिसी है, मरवत साहब की पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी है? देखिए जी, पहली बात तो ये है, ये आपका शुक्रिया कि आपने कहा कि आप पुराने पीटीआई के वर्कर हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई को सिर्फ इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था कि मैं जब प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद बार का, जी जी, तो मैंने इमरान खान को इस वजह से कि वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि कमजोर तबके को मैंने ऊपर लेके आना है इस अशराफिया और इस माफिया के खिलाफ। अब बात आ गई गौहर साहब की या शेर अफजल साहब की। खान साहब की पॉलिसी इस टाइम उसका नॉमिनेटेड जो चेयरमैन है वो गौहर अली खान है, ठीक है, और इस वजह से मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उन्होंने चीफ कमिश्नर बनाया जब गौहर साहब को वहां बनाया। ठीक अब है, एक बात तय हो गई है कि जो पॉलिसी बयान है वो नाम भी सामने आ गए हैं और उसको गौहर साहब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं कोई बयान देता हूं या कोई शेर अफजल बयान देता है तो वो इंडिविजुअल का बयान होगा। अगली बात यह है कि मेरा अपना जो व्यू है, जी जो मैं बतौर न्याजुल्ला न्याजी अपना व्यू देता जी हूँ, जी, मैं खान साहब को ये बता के आऊं, हमारी कोशिश अब ये है, और वो हमें खुल के कहना चाहिए बगैर किसी खौफ के, कि हमें पार्टी में किसी, जो हमारा पार्टी का स्लोगन है, हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ पे बनी है, हमने खान साहब को ये कहा है कि जी जी, कम अज कम इस दफा हमें ये गलती ना हो कि हम किसी करप्ट आदमी को, और जो कोई हमारी पार्टी के अंदर पर्सनल एजेंडा लेके आए, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, उसको टिकट नहीं देना चाहिए, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मीडिया का बंदा हो, चाहे वो सियासतदान हो। ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्लोगन है वेलफेयर स्टेट का, रियासत मदीना का। तो खान साहब को हमने सामने बता दिया और खान साहब ने ये पैगाम दिया है उस दिन, ताकि भाई पार्टी का जो लायल आदमी है, जो कमिटेड है, जो चाहता है इस मेरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोग भी जो मैंने कमेटी बनाई है कंसल्टिंग कमेटी, उन लोगों को रिक्रूट करें, तो इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और हमें अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि हम एक हक की राह के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, जो खान का मिशन है, तो उस पे न्याजी साहब, आप तो फरमा रहे हैं ना कि जो है वो हक की राह में खड़े हैं और जो है वो कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। तो सानिया 9 में भी तो आपके सर पर है ना कि उस वक्त कानून की हुक्मरानी कहाँ गई थी? उस वक्त जब जलाओ घराव किया जा रहा था, जब रियासती इदारों पर हमले किए जा रहे थे, तो फिर कानून कहाँ था सर? मैं बताता हूँ जरा। पहली बात यह है कि 1996 से इमरान खान ने जो पार्टी शुरू की, जी, ठीक है, जब पहले पार्टी का जो बुनियाद रखी और पार्टी शुरू की, आप मुझे बता दें कि 1996 से लेके आज तक इमरान खान के जितने जलसे हुए, मेरा ख्याल है सबसे बड़े जलसे आपने इमरान खान के देखे। एक हमारी अदलिया की तहरीक थी या इमरान खान की पार्टी है, तो आपने कभी गमला तक टूटा नहीं देखा कि कोई गमला तक टूटा हो। जी, अब एक तानिया को उसको एक बंदे के साथ जोड़ देना, इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी मनसूबाबंदी है। हम कतई नहीं, हम इमरान खान हर अदारे की इज्जत करता है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो आपको याद है कि उसने तकरीर की थी, तो इमरान खान ने कहा था कि शायद मेरी जो जान है उससे भी फौज मुझे अजीज है, क्योंकि मुल्क की सालमियत सबसे पहले है। हम अदारों की बात करते हैं, अदारों की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन एक बात साथ करते हैं कि आईन के अंदर अदारों की हदूद दी हुई है। हर अदारा अपनी हदूद में चला जाए और अपनी हदूद और कयूद के मुताबिक काम करे,
तो रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि रियासत होती है इंडिविजुअल्स पे, रियासत आप और मैं, अवाम है। अवाम जब चाह रही है कि हमें इसे प्रोसेस का हिस्सा बनाए, अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी है, अगर उस पार्टी को आप प्रोसेस से पार्टी निकालेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हुए। एक वफाक की पार्टी है, सिर्फ वफाक की भी नहीं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की पार्टी है, और इमरान खान आपके सिर्फ मुल्क का भी लीडर नहीं, मैं तो उसे कहता हूं कि पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जो नामूस रिसालत पे जाके ओआईसी में बात करता है, जो यूनाइटेड नेशन में। न्याजी साहब बिल्कुल आपका मौक़िफ़ है, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस था ताहयात नहली से मुतल्लिक, और इस फैसले के बाद जो है वो सबसे बड़े जो बेनिफिशरी हैं वो नवाज शरीफ होंगे, जहांगीर खान तरीन होंगे, तो आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक आया है? देखें कि जो जो हमें पहले पता था कि ये सारी चीजें जो है लंदन प्लान का हिस्सा हैं। अच्छा, क्या एक एक यानी एक बंदे को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे नाअहल किया, सबसे पहले जो पिछली हुकूमत थी पीडीएम, 13 जमातों की जो खिचड़ी बनी हुई थी, उन्होंने आपको पता है 1 साल में सारे मुकदमात खत्म किए, उन्होंने नए अमेंडमेंट की, उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर ये करके 5 साल बना दी। अब सुप्रीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के में अंदर जो चीज एक आई थी जिसपे 7-8 का फैसला था, मेजॉरिटी का था, उनमें 7 जजों ने कहा था कि अगर इसका तो इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज वो अपीलें भी सुनी गई। तो मैं तो कहता हूं कि जो अब मेरा अपना व्यू है, क्योंकि फैसला आ चुका है, ये फैसला उसको जो उसकी नाअहली हुई वो बिल्कुल दुरुस्त हुई। और क्योंकि ये चीजें आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था या जो नवाज शरीफ का केस था वो तो सामने साबित था, लेकिन ये सारी चीजें जो है आप इस फैसला को लंदन प्लान का हिस्सा करार दे रहे हैं सर? मैं तो फैसले को देखो ना, डिसएग्री करना फैसले को मेरा हक है। अब फैसला आ गया, जजमेंट जब आ जाती है तो वकील का या किसी इंडिविजुअल का राइट है उस एग्रीमेंट उस जजमेंट के ऊपर डिस्कस कर सकता है। अब ये जजमेंट के जरिए अब मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो 25 करोड़ आवाम के इलेक्शन दिखाया जा रहा है, फिर इस इलेक्शन का क्या मकसद है? फिर तो उठा के आप नवाज शरीफ को तो आपने प्राइम मिनिस्टर बना के गवर्नमेंट में ला के उसके सारे मुकदमात खत्म करके उसकी सारी सजाएं माफ करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट पे चला जाता है, नादरा एयरपोर्ट पे चला जाता है एक मुजरिम के लिए, कन्विक्ट आदमी के लिए। तो आपने देख लिया क्या हुआ है, कभी इस तरह हुआ था? इमरान खान है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर अरेस्ट हो जाता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है कि अरेस्ट तो लीगल है लेकिन आईजी और फलां ने तौहीन की है, और उसी नवाज शरीफ के लिए जो एक कन्विक्टेड है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहां जाके बायोमेट्रिक वहां पे हो रही है एयरपोर्ट पे, और वहां नादरा चला जाता है जो आप और मैं जहाँ बायोमेट्रिक नहीं होती 2-3 दिन। तो क्या ये चीज अवाम को बेवकूफ है? अवाम को सारी चीजों को पता चल गया है कि क्या प्लान है और किस तरीके से लाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अवाम में अब इतना शऊर हो गया है कि अवाम इसको कभी भी कबूल नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है न्याय साहब, आपका मौक़िफ़ सर आ गया, वक्त की कमी है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पीपल पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर से, और पूछेंगे कि पीपल पार्टी का बयानिया जो है वो एंटी नून लीग क्यों जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसका असर क्या पड़ने जा रहा है इलेक्शन पर, और पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा है कि तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। इसके लिए हम बात करेंगे नवीद कमर साहब, सैयद नवीद कमर साहब से बात करने जा रहे हैं। पीपल पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सबक वज़ीर हैं। शाह साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा कि आज जो फैसला आया है ताहयात नहली का, इससे चाहे फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को हो, जहांगीर तरीन को, किसी को भी हो, तो आप इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक उसूली बात थी कि जिस तरह से उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजूहात की वजह से ताहयात नाअहली की जो जजमेंट दी थी समीउल्लाह केस में, मेरा ख्याल है कि आइन की जो रूह है उसके बिल्कुल वो बरक्स थी।
तो एक नाइंसाफी थी जो कि आज करेक्ट हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका फायदा किसको हो रहा है, मियां नवाज शरीफ को हो रहा है, जहांगीर तरीन को हो रहा है, ABCD। लेकिन उसूली तौर पे ये सही बात हुई है कि अब जब पार्लियामेंट ने भी कह दिया है कि मैक्सिमम जो इवन जो गिनाउने जराइम है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो टेररिज्म हो, उस पर भी नाअहली 5 साल की है। तो एक फॉर्म में कोई गलती रह जाए उसके लिए ताहयात नाअहली, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत फैसला था जिसकी आज करेक्शन हुई है। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स को भी इस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। चलें शाह साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो कभी तो सेनेट की करारदाद सामने आती है, कभी कुछ और रुकावटें जो है वो सामने आती हैं। उस पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी ये कहा था कि लग यूँ रहा है कि इलेक्शन में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे? इंशाल्लाह जो क्या होगा गैब का इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन जो हालात सारे जिस तरीके से हैं, मेरे हिसाब से इलेक्शन होने भी चाहिए और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे भी 8 फरवरी को। कोर्टों ने भी नहीं छोड़ना कि आप इसमें से स्लिप आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल करारदाद की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, और वो भी जब पूरा सेशन जो है इतने दिन चलने के बाद जिस दिन पर रोक हो रहा है उससे 5 मिनट पहले आप सडनली एक करारदाद लेके आते हैं, ये किसी तरीके से ना जमहूरी है ना आईनी है। तो उसको इग्नोर ही कर देना चाहिए। उस पर एक डिबेट शुरू हो गई है खामखा की, जो कि मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी है। इलेक्शंस पे फोकस होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, तो अब नॉमिनेशंस भी आ गई हैं, स्क्रूटनी भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम छोड़ दें ये बातें जो हैं वो कुछ भी कहते रहें, इलेक्शंस पे फोकस करें। इलेक्शंस में कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी ने क्या मंशूर दिया है, प्रोग्राम दिया, उस पर फोकस करें बजाय इसके कि गैर ज़रूरी डिबेट शुरू करें। सर इलेक्शन ज़रूरी बात है, एक बयानिया है आपका, तहरीक इंसाफ का अपना बयानिया है, नून लीग का अपना बयानिया है, मंशूर है अपना। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुसलसल नवाज शरीफ पर तनकीद किए जा रहे हैं। लाहौर में भी उन्होंने खासी तनकीद की। तो आपका झुकाव कहीं तहरीक इंसाफ की तरफ है कि मुस्तकबिल में आपके साथ वो मिल पाए या उसके साथ कोई इत्तेहाद हो पाए? सर देखिए, ये इसका अगर हम किसी पार्टी को कुछ कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के बिहाफ पे कह रहे हैं। ये तो मुझे बात समझ में भी नहीं आई। नई पार्टी PTI की तरफ से हमारा कोई झुकाव नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपनी स्पेस ले रही है और उस हिसाब से जो उनका दायरा कार है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। इसका PTI से या PTI की सिंपैथाइजर से कोई वास्ता नहीं। सर एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आप सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, इलेक्शन आपने लड़े। अब जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की, बल्ला जो है वो उनका ख़तरे में है, और अगर बल्ला नहीं मिलता तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो किसको जाएगा? आया पीपल पार्टी जो है वो वोट जो है वो ले पाएगी तहरीक इंसाफ का, या किसी और जमात को जो है वो जा सकता है? देखिए, मुझे पता नहीं कि आखिर में क्या फैसला कोर्टें करती हैं। जाहिर है अभी भी ये मामला जो है वो सब जुडिस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी होगा लोगों ने अपना फैसला करना होता है। जो भी फील्ड में लोग हैं उसके हिसाब से अगर कोई लोग इंडिपेंडेंट आते हैं, अगर बल्ला नहीं मिला और इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो लोग देखेंगे, उनको भी असेस करेंगे एज अ पार्टी। जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी को जमहूरी पार्टी समझते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे। तो लेकिन ये कुछ दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं। शाह साहब एक और मुझे बताइएगा कि पीपल पार्टी जो है वो एक वक्त में पंजाब में थी, उसका वोट बैंक था, उसकी सीटें थी, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से जो है वो पीपल पार्टी पंजाब में नहीं नज़र आ रही। तो अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हैं तो कोशिश कर रहे हैं जो है वो पार्टी को वहाँ पे जो है वो दोबारा से रिवाइव करने के लिए। तो क्या टारगेट है पंजाब में, क्योंकि पंजाब से ही फैसला होता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? देखिए, ये बात नहीं है कि पंजाब से ही फैसला होता है, पाकिस्तान से फैसला होता है। और चारों जो हैं प्रोविंसेस, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि जेन्युइनली चारों प्रोविंसेस में एग्जिस्ट करती है और हिस्टोरिकली भी। अब पंजाब में वो भी आप पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है कि आपका इशारा सेंट्रल पंजाब से,
वहाँ के कितनी सीटें पीपल्स पार्टी ले आती है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर है ये हमारा जो है वो हॉट उस लिहाज से ग्राउंड नहीं है। जो हमारे वोट बैंक्स हैं वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, तो जितनी भी सीटें वहां से आ गई वो सारों में ऐड होंगी, उसके बाद ही फैसला होगा ना। सर रियलिटी, शाह साहब रियलिटी यही है कि नून लीग का इतना वोट बैंक सिंध में नहीं है, और ये भी एक रियलिटी है कि पीपल पार्टी का वोट बैंक जो है पंजाब में इतना नहीं है। तो जो हकीकत है, ज़मीनी हकाइक हैं, उसे तस्लीम नहीं करना चाहिए। देखिए, हकाइक तो ये है कि जितनी भी उस पार्टी सीटें पिछली दफा लेके आई थी, कम से कम उतनी तो लेंगी ना, या उससे थोड़ा ज्यादा ही लेंगी। तो ये आप ना क्या कहें कि हकायक ये है कि जो पंजाब का प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा सारी जिंदगी, ऐसे नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि हमारी अपनी सपोर्ट बेस पंजाब में भी है, सेंट्रल पंजाब में भी है, और इसीलिए बिलावल साहब वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला पूरे पाकिस्तान ने करना है, सिंध ने करना है, बलूचिस्तान ने करना है, खैबर पख्तूनख्वा ने करना है, और पंजाब ने करना है। तो सर पीपल पार्टी सर कोई सियासी इत्तेहाद कर रही है, जैसे नून लीग, MQM, नून लीग, BAP और बाकी जमातें मिल रही हैं, तो आपके साथ कोई जमात खड़ी है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो एग्जाम्पल जिनका आप दे रहे हैं ना, उनको कौन सा इस इत्तेहाद से फायदा हुआ कि आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं इस तरह से किया। नहीं, इत्तेहादों से नहीं बनता। लोग आपके मंशूर पे वोट देते हैं, आपके प्रोग्राम पे और आपकी कारकर्दगी पे। तो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी ने सोचा कि बेहतर है कि हम अपनी सीटें लेके आए, उसके बाद देखते हैं असेंबली जब बनती है कि किसके पास कितना हिस्सा है। उस लिहाज से फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑपोजिशन हो, वो हम उस हिसाब से बनाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि पीपल पार्टी की अगर गवर्नमेंट आती है और जो हालात हैं मुल्क के सिक्योरिटी के और मईशत के और बेरोज़गारी और महंगाई के, तो क्या फार्मूला कोई ऐसा, जारी बात है मंशूर हो दिया बिलावल साहब ने, लेकिन क्या कोई आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? देखिए, रिलीफ पे तो डिपेंड करता है कि आप किस अवाम की बात कर रहे हो और कौन से रिलीफ की बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो कि लोग थोड़े बहुत हैरान भी हो रहे हैं। लेकिन हैरान इसलिए ना हो क्योंकि जब हमने इतना बड़ा प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे 1.5 करोड़ लोग इस वक्त मुस्तफीज हो रहे हैं, तो तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये तो होगा नहीं। जब हमने NICVD जैसी जो है इंस्टीट्यूशन बनाई जिसमें मुफ्त इलाज होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और पूरे सिंध में और इंशाल्लाह अब पंजाब और दूसरे सूबों में भी लेके जाएंगे, तब भी लोगों ने कहा था कि ये हो नहीं सकता। तो ये सब चीजें स्केप्टिकल होने से कोई नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे, तो जाहिर है कि वो एक प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है ना। वो अगर सोलराइजेशन पे बेस्ड है तो फिर उस सारी चीज को देखे ना, कि इमरान खान ने झूठ बोला था कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा इसलिए आप भी झूठ बोल रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। हम अपने प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से आप हमें जज करें। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ रहने का। ये थे नवीद कमर साहब, और आपने देखा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो ताहयात नहली केस है उस पर भी बात की, और जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर उस पर भी बात की। फैसला आपने करना है, फैसला आवाम ने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।